नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। जेंटलमैन, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसी विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि आज जो हम संविधान देखते हैं वो संविधान धीरे धीरे विकसित होकर बना है। ये तो कैसे बना है, पहले हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनी आई, अंग्रेज आए, फिर इसके बाद डच आए, ड्रेन आए, फ्रांसीसी आए, बहुत से आए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पे प्रभुता कायम कर पाई और उसने भारत पर राज्य किया। तो उसको राज्य करने के लिए जो एक एक्ट की ज़रूरत होती थी, एक नियम कानून की ज़रूरत होती थी, उसी को बनाने के लिए भारतीय संविधान का बीज वहीं से उदय होता है। तो सबसे पहले क्या किए, वैसे तो भारतीय संविधान का जो बीजारोपण हो जाता है 1764 के बक्सर युद्ध के बाद, लेकिन अंशतः 1757 प्लासी युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों का प्रभुत्व भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक पे और सभी क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान, या पहले हम आपको बताना चाहेंगे संविधान क्या चीज़ है। संविधान क्या है? किसी देश के सरकार को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से जनता पर शासन करने के लिए जिस नियम और उपनियम की आवश्यकता होती है, उन नियमों और उपनियमों का एक दस्तावेज होता है। उसी दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान। तो अब है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, तो इससे क्वेश्चन जेंटलमैन बहुत आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता है, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है सभी एग्जामों में, और सिविल सर्विसेज की तो ये जान है। लेकिन आजकल वनडे रेलवे पेट जो आपका होने वाला है, सभी जगह ये पूछा जाता है, और ऐसा सरल सब्जेक्ट है, अगर आपने इसमें थोड़ी भी मेहनत कर ली तो जो है 90-95% क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? भारतीय संविधान के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि जब 1765 का इलाहाबाद की संधि हुई कार्निवाल से, तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था पे अपने वे कर लिया। जब अपने अधीन कर लिया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना पहला। तो इसके तहत सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। पहले वारेन हेस्टिंग्स बने। अब दूसरा क्या इस 1773 के तहत काम किया गया? निजी व्यापारी कर्मचारी जो निजी कंपनी के थे वो निजी व्यापार भी करते थे। जैसे कंपनी अपना व्यापार करती थी और उसके जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, तो इससे कंपनी को लॉसेस समझ में आता था। तो सबसे पहले उसने क्या काम किया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार को बंद करवाया, कि आप अपना निजी व्यापार, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवाया, निजी व्यापार अब कोई भी नहीं कर सकता है, और भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ये 1773 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये क्वेश्चन एग्जामों में खूब पूछा जाता है। अब दूसरा क्या है, काम किया 1773 के एक्ट के तहत ही प्रशासनिक और राजनीतिक, ये देखिए प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और जो है जो पहले कंपनी क्या थी, केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, तो जब व्यापारिक कंपनी थी तो उसे सिर्फ लाभ से मतलब था। लेकिन 1773 एक्ट के आने के बाद वो प्रशासनिक कार्यों पे भी अपना वे कर ली, तो प्रशासनिक और राजनीतिक में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी, तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और ब्रिटिश सरकार की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी के, तो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे अपना नियंत्रण सशक्त कर लिया। और दूसरा क्या काम किया, जो राजस्व था, नागरिक थे, सैन्य मामले थे, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार कही हमको देना आपको आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो हुआ 1773 में, 1773 एक्ट के तहत 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसमें 3 जज थे, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, इसके मुख पे एलिजा एम्पे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। और क्या किया गया था, हाँ, कलकत्ता काउंसिलिंग में 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। क्या? 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं वनडे एग्जाम,
और जो है तो आपको क्या पहले बताया गया कि कंपनी, हाँ, केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी, केंद्रीय प्रशासन की केंद्रीय में सेंट्रलाइज हुआ। इसकी नींव कहाँ से हमें दिखती है? 1773 एक्ट। कभी पूछ लेता कि भारत के संविधान में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट से पड़ी है, तो 1773 एक्ट से दिखती है। अब दूसरा आया जेंटलमैन 1781 का संशोधन। ये क्या था? जो 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को हटाने के लिए 1781 का संशोधन लाया गया। 1781 का संशोधन क्या था? गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से विमुक्त कर दिया गया था। किस चीज से? जो इस पद पे वो कार्यरत थे उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे। और यहां तक कि कर्मचारियों को भी, चाहे वो अधिकारी लेवल के थे या नीचे के कर्मचारी थे, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के अपने पद पर कार्य करते हुए किसी भी चीज से विमुक्त कर दिया गया था। अब दूसरा क्या था? कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन या अंतर्गत लाया गया। और हिंदू मुस्लिमों के लिए अपना अपना निजी लॉ जो होता है, जैसे मुसलमानों के काजी करते थे और उनके जो है पंडित करते थे हिंदुओं में, तो उनके ला हिसाब वेदों के हिसाब से न्याय होता था। ये 1781 का संशोधन एक्ट हुआ, जो कि 1773 का संशोधन था एक तरह से। अब तीसरा जेंटलमैन क्या है? 1784 का पिट्स एक्ट। ये बहुत 73 के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 84 का पिट्स एक्ट। इसको कहाँ लाया गया? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा संसद, कहाँ के संसद में? ब्रिटिश संसद में लाया गया था। इसमें क्या काम किया गया था? इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो इसे दो कार्य, राजनीतिक कार्य को नियंत्रण बोर्ड देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और व्यापारिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ये तो पहले से ही था। ये व्यापारिक कार्य को देखेगा और राजनीतिक कार्य को, यानी पॉलिटिकल कार्य को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा। तो इसीलिए इसको द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग बॉडी दो अलग अलग चीजों को देख रही थी। अब हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेंटलमैन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? तो 1784 का पिट्स एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है स्टेट पीसीएस के एग्जामों में और वनडे एग्जामों में भी पूछे जा रहे हैं आजकल। और हाँ, तीसरा क्या काम किया गया था कि परिषद के सदस्यों की संख्या जो यहाँ 4 थी, कहाँ? 1773 में, वो घटा के 3 कर दी गई थी। ये 1784 का पिट्स एक्ट था। अब आपको आखते हैं 1786 का अधिनियम। तो ये 1786 का अधिनियम क्या था? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसको जब लॉर्ड गवर्नर बनने के लिए ब्रिटिश सरकार भेजी, तो उसने कुछ शर्तें रखी। वो क्योंकि सामंतवादी था, जमींदार था वहाँ का, तो उसने कहा कि हम ऐसे नहीं बनेंगे, हमको कुछ शर्तें मेरी है। पहली शर्त थी उसकी कि अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सके, पहली शर्त थी उसकी। और दूसरी शर्त क्या थी जेंटलमैन? कि दूसरी शर्त थी कमांडर इन चीफ का पद, यानी सेनापति जो कहते हैं पहले हमारे भारत में, जैसे आज राष्ट्रपति क्या होते हैं? तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, 3 प्रमुख होते हैं। तो जो है ये कहा कि हमको ये 2 शर्त रखी जाए। यही 1786 का अधिनियम था। तो आपने कहाँ कहाँ देखा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1781 का संशोधन देखा, 1784 का पिट्स एक्ट देखा, 1786 का अधिनियम देखा। अब जेंटलमैन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला क्या प्रावधान किया गया था जेंटलमैन? नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। जो नियंत्रण मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका जो उसको पेमेंट देना हुआ था वो भारतीय राजस्व से देना हुआ था। ये हुआ। और लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब कि कोई भी चीज़ का ना कि ऐसे नहीं और ले ली, वो लिखित विधि द्वारा प्रशासन का मतलब नींव रखी गई थी। और कानून की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया था। ये हमारा 1793 का चार्टर एक्ट था। अब आता है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया था? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म की प्रचार करने की छूट दे दी गई थी। और क्या किया गया था? भारतीय शिक्षा पे 1 लाख का बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन कभी खर्च नहीं किया गया था वो 1 लाख बजट, बस प्रावधान ही करके रह गया था। ये हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब और क्या किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत? ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। और जो है, हाँ, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, चाय और
चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी के व्यापारी को मतलब आम ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। केवल कंपनी पर किसका अधिकार था? चाय के व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार को, चीनी नहीं सॉरी हो गया था चाय के व्यापार पे और चीन के व्यापार पे कंपनी का एक अधिकार रह गया था, बाकी हर ब्रिटिश नागरिक कर सकता था। ये 1813 का चार्टर एक्ट था। और दूसरा क्या था जेंटलमैन, भारत में कंपनी क्षेत्र में, भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे ब्रिटिश राजा का प्रभुता स्थापित किया गया था। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आता है जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहलाता है? देखिए सबसे पहले तो मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीकरण की उच्चतम अवस्था हो गई थी। कहते हैं ना केंद्रीकरण की उच्चतम, क्योंकि मद्रास और बंबई के गवर्नर अब कोई कानून नहीं बना सकते थे। किसके अधीन हो गए थे? सिर्फ कलकत्ता के गवर्नर के अधीन। तो केंद्रीकरण की उच्चतम हो गई थी और कंपनी के सारे व्यापारिक कार्यों को रोककर कंपनी कोई व्यापारिक कार्य उसको पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्यों पे कर दिया गया था। तो ये जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हो गया था। अब दूसरा क्या आता है इंपॉर्टेंट, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए थे जिन्हें विधान परिषद कहा गया। और ये 6 नए सदस्य जोड़े गए थे और जो परिषद बनाई गई थी उसे क्या कहते? केंद्रीय परिषद कहते, केंद्रीय विधान परिषद। और ये किसी तरह काम करती थी? एक लघु संसद की तरह काम करती थी। तो लघु संसद की झलक हमें कहां से मिलती है? 1853 चार्टर एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, लघु संसद की झलक हमें किस चार्टर एक्ट के तहत मिलती है? 1853 चार्टर एक्ट के तहत हमें लघु संसद की झलक मिलती है। तो हमने 1793 चार्टर एक्ट देख लिया, 1813 चार्टर एक्ट देख लिया, 1833 देख लिया और 1853 देख लिया। इसके बाद क्या? 1853 के चार्टर एक्ट में इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसके बाद जो है अब आता है, इसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति, जो कि भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इसके बाद जो 1857 की क्रांति होती है, हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे 1858 का। तो 1800 चार्टर एक्ट तो चलिए अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था जेंटलमैन? पहले तो शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में भारतीय जनता एकदम चरमरा गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। तो भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार से एकदम ऊब गए थे, मतलब उनको देखना नहीं चाहते थे। तो उसको ठंडा करने के लिए ब्रिटिश क्राउन आया, मतलब महारानी विक्टोरिया आई और उन्होंने कुछ घोषणाएं की। 1 नवंबर 1858 को एक ब्रिटिश सामग्री के रूप विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, इसे शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए, और इसको भारतीयों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा। तो ये हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो सबसे रहा, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय के पद के नाम से जानने जाने लगा। और 1861 में पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए थे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी की गवर्निंग बॉडी कौन सी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो ये राजनीतिक मामले को देखती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोनों को समाप्त कर दिया गया था। इसकी जगह क्या किया गया था? एक भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। और इसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी, भारत परिषद की व्यवस्था की थी। और ये भारत परिषद का पेमेंट कहाँ से होता था? भारत के राजस्व से दिया जाता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो 1858 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अधिनियम कि क्या क्या हुआ था? क्राउन का इसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में, अपने हाथ में डायरेक्ट ले लिया था। हाँ, 1857 की क्रांति के समय भी पूछ सकता है कि वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामेस्टम। ये कौन से थे? पामेस्टम थे। हाँ, अभी क्या था 1858 में? वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। फिर भारत परिषद की स्थापना की गई और जो है किसकी सहायता के लिए? राज सचिव की सहायता के लिए। ठीक है, अब मुगल सम्राट के पद को समाप्त करके ब्रिटिश सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आपका क्या दूसरा क्या
हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये इसमें हुआ था कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करना भी था। तो जैसे वायसराय कैनिंग ने किनको किनको किया था शामिल? महाराजा पटियाला को शामिल किया था, बनारस के सिताब राय को शामिल किया था, और जो है 3 लोगों को उन्होंने शामिल किया था। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद क्या किया था? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो, ये क्या होता था? पोर्टफोलियो एक आदमी एक से ज़्यादा विभागों की देखरेख करता था, उसके अंडर में थे, इसी को कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 1861 का था, विकेंद्रीकरण। मतलब क्या विकेंद्रीकरण का? कि मद्रास के गवर्नर को और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियां लौटा दी गई, अब वो भी कानून बना सकते थे। तो केंद्रीकरण का उच्चतम कहाँ था? 1833 में। और विकेंद्रीकरण का कहाँ हुआ? 1861 में। ये क्या हुआ? इनको लौटा दी गई, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। और वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। कौन से? 1861 के नियम में। लेकिन जेंटलमैन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत है? नहीं, 1935 अधिनियम के तहत उनको दी गई है। लेकिन वायसराय को किससे दिए गए थे? 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। अब आते हैं हमारा दूसरा क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था 1892 में? सबसे पहले तो काम यह था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो इसी में और इनका चुनाव कैसे हुआ था? अब चुनावी प्रणाली का पद्धति का इस्तेमाल होता है। हालांकि वहाँ कहीं चुनाव शब्द यूज नहीं किया गया था, पर ऐसा एक चुनाव जैसा ही कुछ किया गया था। और फिर क्या दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट था, बजट पर बहस करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आया था। ठीक जेंटलमैन, अब हम आते हैं आगे। और क्या पता? हाँ, थोड़ा सा मैं एक चीज बताना, उधर अभी हम 1800 देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये क्या हुआ था? यहाँ ये बताना कि 1833 के अधिनियम के तहत 1835 में प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंक बना था। और एक और चीज हुआ था 1833 में, विलियम बेंटिंक प्रथम, और वही बेंटिंक थे जो सती प्रथा का 1829 में अंत किए थे। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1800 थे। एक खुली प्रतियोगिता जो सिविल परीक्षा होती थी 1833 में शुरुआत की गई थी। इसका शुरुआत किया गया कि मतलब भारतीयों के साथ भेदभाव न किया जाए और इनको भी सिविल सेवा में आने का अवसर दिया जाए, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा वो नहीं कर पाए थे। ये 1833 में ये चीज़ रह गया था। और हाँ, एक और चीज था 1833 कि गवर्नर जनरल जो 1833 एक्ट के तहत ही संपूर्ण भारत के लिए बजट बना सकते थे। तो 1833 में 3 चीज रह गई थी। 1833 अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ था। और जो है वैसे भी पूछता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक हो गया जिसने सती प्रथा का अंत किया था। और दूसरा क्या था कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए वे हुआ था, खुली प्रतियोगिता चालू करने की कोशिश की गई पर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका बहुत विरोध किया था। अब और क्या चीज़ है? कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी। और कुछ चीज़ होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब आगे अधिनियम आता है। अब कौन सा आते हैं? 1909। मित्रों, आज हम यहाँ तक देखे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1892 अधिनियम तक हम आए, और इसके आगे के हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 1909, 1935 और 1947 विभाजन माउंटेन बेटन का, वहाँ तक जाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे। और ये आपको हमारे ख्याल से इसको बहुत मदद मिलेगी, आप इसको देखें। और इसमें से क्वेश्चन भी जब 3rd वीडियो आएगा हमारा, तो उसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है संविधान। बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। जैसे आप मेहनत कर लेंगे आपका 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नमस्कार, आगे के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।